लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स हियर। पीसीओडी, पीसीओएस, इस नाम का मतलब क्या है? इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। सो पीसीओडी पुराना नाम है, अभी उसको पीसीओएस बोलते हैं। पीसीओएस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। टू ब्रेक दिस डाउन, पॉलीसिस्टिक मतलब बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट है। अब ये थोड़ा सा मिसनॉमर है क्योंकि एक्चुअली कोई सिस्ट नहीं है। सो अ वुमन इज बॉर्न विथ ऑल ऑफ द एग्स शी हैज, राइट? तो अनलाइक मेन, वुमेन कैन नॉट मेक एग्स। तो हम जब पैदा होते हैं हमारे पास ऑलरेडी सारे एग्स अवेलेबल होते हैं। जब हम प्यूबर्टी रीच करते हैं, जब हम ओव्यूलेट करने को शुरू करते हैं, तो वो एग्स ओवर द इयर्स कम 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 होके सर्टन नंबर ऑफ कोहोर्ट हमारे पास बच जाता है। तो जब हमारे पास बहुत सारे एग्स होते हैं लेकिन वो ऐसे टाइप के रहते हैं जो कि ग्रो नहीं हो पाते, मीनिंग देर आर मेनी मेनी स्मॉल फॉलिकल्स, इसको पॉलीसिस्टिक बोलते हैं। तो ये सिस्ट नहीं है, ये एक्चुअली फॉलिकल्स ही है, मतलब एग्स ही है, लेकिन वो कई बार अच्छे क्वालिटी के नहीं होते और कई बार बहुत सारे होने के बाद भी अपना काम नहीं कर पाते। सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड पॉलीसिस्टिक। ना ओवेरियन सिंड्रोम, ना व्हाई सिंड्रोम? क्योंकि ये सिर्फ ओवरी से रिलेटेड नहीं है। तो सिंड्रोम का मतलब है कि इट कनेक्ट्स विथ मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ योर बॉडी। सो पीसीओडी पहले इसलिए कहा जाता था क्योंकि तब हमें लग रहा था कि यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ ओवरी में है। ओवर द इयर्स विथ रिसर्च हमें पता चला कि पीसीओडी में प्रॉब्लम सिर्फ ओवरी में नहीं है, इसका प्रॉब्लम यूट्रस में भी होता है, इसका प्रॉब्लम मेटाबॉलिक इलनेसेस भी होते हैं, ओबेसिटी भी होता है, डायबिटीज भी होता है, हाइपरटेंशन होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। व्हेनेवर एन इलनेस इंक्लूड्स मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स, इट्स कॉल्ड अ सिंड्रोम। के लिए पीसीओडी का नाम बदल के पीसीओएस रखा गया, बट द मोर एक्यूरेट टर्म इज पीसीओएस। डेटा ये बता रहा है कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि उन्हें पीसीओएस है। तो प्लीज हमें बताइए कि क्या सिम्टम्स होते हैं। We use something called as a Rotterdam criteria to diagnose PCOS. इसमें इन 3 चीज़ों में से कोई भी 2 चीज़ें होनी चाहिए for you to be diagnosed with PCOS. So क्या है वो 3 चीज़ें? First is delayed period. या तो पीरियड आता ही नहीं है या तो 3 महीने के बाद आता है. That is number 1. Number 2 is clinical और बायोकेमिकल हाइपर एंड्रोजनिज्म। मतलब फीमेल हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, वैसे मेल हार्मोन जो एंड्रोजन होता है, या तो हमारे बॉडी में ब्लड टेस्ट में वो एंड्रोजन बढ़ा हुआ आता है या तो हमें क्लिनिकली ऐसा दिख रहा है कि वो हार्मोन बढ़ा हुआ है। क्लिनिकली हमें कैसे दिखता है? मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ, मतलब कि जहाँ पे मेन को बाल होते हैं वहाँ पे विमेन को आने लगते हैं, या तो पिगमेंटेशन होता है या तो एक्ने फ्लेयर अप होता है। सो दैट इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 इज एन अल्ट्रासाउंड क्राइटेरिया कि जब आप स्कैन करते हो, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे छोटे छोटे एग्स होते हैं। सो इनिशियली द क्राइटेरिया वाज कि योर ओवरी विल हैव मोर देन 12 स्मॉल फॉलिकल्स। नाउ द डायग्नोसिस क्राइटेरिया हैज चेंज्ड टू 20 फॉलिकल्स। सो से योर ओवरी हैज मोर देन 20 फॉलिकल्स, or if you have clinical or biochemical hyperandrogenism, or if you have delayed or absent period. So इन 3 चीजों में से कोई भी 2 चीजें अगर आपको है तो आपको PCOS है। इसका मतलब कोई एक ऐसा टेस्ट या ब्लड टेस्ट या ऐसा कुछ नहीं है कि ये पॉजिटिव आया तो इट्स you have this and नेगेटिव आया you don't. इट इज़ डॉक्टर्स एग्जामिनेशन ऑन डायग्नोसिस कि ये 3 में से अगर कोई 2 चीज़ें भी दिख कर आ रही है तो इट इज़ अ PCOS इशू। Yes, now half information is dangerous. वैसे आजकल रहता है कि स्कैन में बस बल्कि ओवरीज दिख गए या पॉलिसिस्टिक ओवरीज दिख गए तो द लेडी विल और द गर्ल विल स्टार्ट टू फील कि मुझे PCOS है। बट ऐसा नहीं है। अगर आपके पीरियड बिल्कुल रेगुलर है, अगर आपको मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ नहीं है या हेयर लॉस नहीं है, तो आपको PCOS नहीं है, आपके पास फॉलिकल काउंट बहुत ज़्यादा है। ये एक्चुअली अच्छी बात भी हो सकती है कि यू हैव लॉट्स ऑफ फॉलिकल्स। सो ये तीनों चीज़ें में से कोई 2 चीज़ होनी चाहिए, तभी ही हम डायग्नोज करेंगे। एंड व्हाई इट इज डिलेड डायग्नोस्ड इज बिकॉज हमारे कल्चर में इतना कॉमन है कि ठीक है थोड़ा बहुत डिलेड पीरियड होता रहता है, इतना कुछ देखने जैसा नहीं है। ओनली व्हेन इट स्टार्ट्स टू अफेक्ट फर्टिलिटी। मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं कि हाँ बचपन से ही पीरियड हमेशा इरेगुलर थे, हर 2-3 महीने में आते थे, दवाई खा के आते थे, हाँ बोला था कभी के PCOS है लेकिन कभी कुछ लिया नहीं, व्हाटएवर। लेकिन अब बेबी चाहिए तो अब सडनली हम जागे हैं। व्हाट डू यू डिफाइन एज डिलेड पीरियड? सो टिल 35 days डिले अगर पीरियड होता है दैट इज ओके। बियॉन्ड 35 days इट इज abnormal. Like I said before, any time in a year, if you have 1 or 2 cycles which are delayed, especially linked with a new
stressor in life or sudden weight gain, 1 or 2 cycles is okay. But beyond 2 cycles, if you have them delayed beyond 35 days, it is abnormal and you have to get yourself evaluated. 2 महीना 3 महीना तो डेफिनेटली abnormal है, but even 35 days abnormal है अगर वो दो बार से ऊपर होता है. मुझे लगता है लड़कियां कभी कभार डिले पीरियड से इतने अलार्म नहीं होते होंगे जितने पिंपल से हो जाते हैं. 100%. तो दे वुड कम टू यू कि पिंपल हो रहा है, एक्ने हो रहा है. lot of times mothers will get their daughters with very severe acne और उसको फेस पे बाल आ रहे हैं, and then when I start inquiring periods regular है, then they'll say नहीं, not that regular. And then when you look at the patient one more time, you find that this girl is slightly obese. You'll find other signs like acanthosis nigricans जहाँ पे pigmentation ज़्यादा आता है around the neck folds, in the underarms, and ऑन इंक्वायरी ये सब पॉजिटिव हिस्ट्री आ जाती है. सो आई ऑलवेज आस्क देम टू टेक अ गायनेकोलॉजिस्ट ओपिनियन. जनरली किस एज पे आती है? यूजुअली डायग्नोस होता है अर्ली 20s में, बट हो किसी को भी सकता है. जनरली टीनेज में इसको डायग्नोस नहीं किया जाता बिकॉज अपना जो हार्मोनल प्रोफाइल रहता है वो सेट नहीं हुआ रहता. सो वंस यू स्टार्ट गेटिंग योर पीरियड, अराउंड 2 साल लग जाते हैं अपने ब्रेन और यूट्रस को सिंक होने में. सो यू नो द फर्स्ट 2 years एनीवे पीरियड्स आर इरेगुलर, एनीवे पीरियड्स आर हैवी, कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं, बहुत बहुत टाइम तक ब्लीडिंग होता है. सो वो टाइम पे हम यूजुअली इसको इरेगुलर पीरियड्स नहीं मानते बिकॉज दैट इज जस्ट द हाइपोथैलेमस एंड योर यूट्रस गेटिंग सिंक्ड विद ईच अदर. दैट इज व्हाई अर्ली 20s इज द टाइम व्हेन इट यूजुअली हैपेंस, बट इट कैन हैपन एनी टाइम. एक बेबी डिलीवर हो जाने के बाद भी पीसीओएस डायग्नोस हो सकता है. मतलब सडनली आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, सडनली बहुत वेट पुट ऑन किया है, सडनली बहुत स्ट्रेसर्स हो रहे हैं, सडनली आपका स्लीप पैटर्न चेंज हो गया है, सडनली आपने नाइट शिफ्ट ले लिया है. यू नो पीसीओएस कभी भी आ सकता है, कभी भी डायग्नोस हो सकता है, एंड अगर वो आ गया है जनरली वो जाएगा नहीं. यू नो इट बिकम्स a part of your life then. Why is PCOS so common? So PCOS is not just because of the lifestyle, it is something called two-hit hypothesis कि एक genetic link already है और फिर उसके ऊपर एक lifestyle add-on हुआ है. तो अब लास्ट 10 सालों में क्यों ज़्यादा है? बिकॉज वन अगेन fortified foods, endocrine disruptors in our foods, sugar sweetened drinks. So all of these things are again causing obesity. Obesity is the most common reason why our hormones may get imbalanced and it may lead to PCOS. Diabetes बहुत बढ़ गया है. We've become the diabetic capital of the world. So more and more diabetic mothers are giving birth to girls who are now going to have PCOS when they become, you know, when they reach the early 20s. बहुत सारे trends जो change हो रहे हैं unfortunately वो PCOS की तरफ जा रहे हैं. That is why we are seeing more women. Estrogen rich food, एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, थोड़ा बताइए ये क्या है, किस खाने में ये आता है? Anything that's packaged and processed basically. तो वो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें जो प्रेजर्वेटिव्स डाले जाएंगे, आप पैकेट से निकाल रहे हो क्योंकि वो 1 साल चल रहा है, तो उसमें जो जाता है दीज आर एंडोक्राइन डिसरप्टर्स मोर और लेस. ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, बट आप पैकेट से ऑर्गेनिक खाना भी खाओगे तो वो भी अपने लिए अच्छा नहीं है. फूड फोर्टिफिकेशन जो कि बहुत कॉमन है नाउडेज, वी ग्रो फूड्स डिफरेंटली, वी आर नॉट डूइंग इट द वे ट्रेडिशनली इट वाज डन. सो everything has that implication. We can't change it, but we have to be aware that ये इसकी वजह से हो रहा है, तो मे बी अपने किचन गार्डन में थोड़ा कुछ ग्रो कर लो. मे बी यू नो थोड़ी बहुत चीज़ें अपने खुद के गार्डन से ले आओ, बिकॉज देन यू नो दैट यू आर नॉट इंजेक्टिंग इट विद एनीथिंग, यू आर नॉट पुटिंग एनी काइंड ऑफ मैन्योर. Basic things is using home cooked meals, fresh meals, so that you know what's going into it. One more place where unknowingly endocrine disruptors enter your system is through parabens in certain shampoos and conditioners that people use. This is also more relevant to girls because we care much more about our hair and we use a lot of hair styling and hair care products. So there's always been a controversy regarding sulfates, but अब तक का research ये बताता है that sulfates are not necessarily bad, but parabens are proven endocrine disruptors. So that's one more place where you should try to minimize exposure. एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो एक पैटर्न है वो इससे कनेक्टेड है. प्लीज टेल अस ये क्यों होता है और PCOS से इसका क्या कनेक्शन? सो एंड्रोजेनिक जैसे द टर्म इम्प्लाइज, एंड्रोजन मतलब मेल हॉर्मोन्स जिसका बेसिक फॉर्म है टेस्टोस्टेरॉन एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव्स, एंड जेनिक मीन्स उससे प्रोड्यूस किया गया या
because of the androgens. So androgenic alopecia is a specific type of hair loss and balding जब PCOS की टेंडेंसी हो, भले ही वो फुल फ्लेजेड ना हो. जैसे डॉक्टर मैत्रेयी ने कहा, it is not right to just loosely label a teenager to have PCOS, but there are cases जहाँ पे you know that there is a hormonal imbalance. Yes, there is a chance that this girl may develop PCOS in her 20s, but फिर भी अगर कोई hormonal imbalance है जो इस स्टेज पे करेक्ट किया जा सके, स्पेशली लड़कियों में जिनमें ऑलरेडी आपको मल्टीपल साइंस दिख रहे हैं, जैसे उन्हें ओबेसिटी हो रही है, ओबेसिटी से रिलेटेड दे आर गेटिंग स्ट्राई विच इज स्ट्रेच मार्क्स, और दे आर गेटिंग अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस. तो इस सब के साथ एक चीज़ जो होती है वो है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया. ये टेस्टोस्टेरॉन आपके हेयर फॉलिकल्स को जाकर सेंसिटिव बना देता है, एंड व्हाट यू सी इज़ अ प्रोग्रेसिव मिनिएचराइजेशन ऑफ द हेयर फॉलिकल. मिनिएचराइजेशन मतलब बचपन में जैसे बेबी को विलस हेयर होते हैं जो बहुत पतले होते हैं, जैसे ही बेबी ग्रो होता है वो कोर्स या टर्मिनल हेयर में उनका परिवर्तन हो जाता है. दिस रिवर्सल ऑफ गोइंग बैक टू द बेबी हेयर इज़ कॉल्ड मिनिएचराइजेशन. इसमें हेयर का टेक्सचर ही नहीं बट हेयर साइकिल की लेंथ भी छोटी हो जाती है. एंड व्हाट यू विल सी इज बहुत ज़्यादा बेबी हेयर आ रहे हैं बट दे आर नॉट बिकमिंग टर्मिनल हेयर. अगर आप आपके स्कैल्प को फॉर अ सर्टेन पीरियड एक्सपोज करें टू सो मच ऑफ एंड्रोजेंस, योर हेयर लॉस कैन प्रोग्रेस टू अ पॉइंट वेयर आप कितना भी कोशिश करें लेकिन इट विल नॉट कम बैक टू दैट स्टेज वेयर यू वांट इट. इसीलिए पिकिंग अप this androgenic alopecia early in girls is very important. A lot of times उन्हें PCOS नहीं होगा, लेकिन उस DHT को ब्लॉक करने के कारण से उनके अंडरलाइंग हार्मोनल चेंजेस हैं वो कंट्रोल हो सकते हैं एंड उनका ये हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है. आपने ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस दो टर्म्स के बारे यूज़ किया. डॉक्टर मैत्री, इफ यू कैन एक्सप्लेन व्हाट दे मीन, व्हाट इज PCOS कनेक्शन विद दीज टू थिंग्स? 70% of PCOS women will have insulin resistance. So it's a very high number that we're seeing. Insulin resistance का मतलब है that body में insulin तो है but all of the organ systems जहाँ पे insulin ने काम करना है वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि insulin नहीं है. So they have become resistant. They no longer act on the insulin orders that are given to it, right? तो शुगर लेवल्स हाई रहते हैं बिकॉज इंसुलिन का काम है शुगर को कम करना. तो ये सब शुरू होता है ओवरी के अंदर. ओवरी के अंदर क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, मेल हार्मोन ओवरी के अंदर बढ़ जाता है विच इज़ वायर एग क्वालिटी रिड्यूसेस. इंसुलिन रेजिस्टेंस सारे ऑर्गन सिस्टम्स पे काम करता है. हार्ट पे काम कर रहा है, यूट्रस पे काम कर रहा है, ब्रेन में काम कर रहा है. दैट इज़ वाई इट इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस इज अ बिगर चैलेंज देन PCO itself. बिकॉज PCO तो सिर्फ ओवरी का प्रॉब्लम है. मे बी इफ यू हैव ऑलरेडी 2 children एंड यू डोंट केयर सो मच अबाउट रेगुलर पीरियड्स, इट्स ओके. बट इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपको डायबिटीज़ होगा, आपको हार्ट अटैक्स आ सकते हैं, आपको स्ट्रोक्स आ सकते हैं. सो it's a much bigger problem and it has to be checked and it has to be tested for with sugar levels always. So all of my PCOS patients, I say that the bigger problem is going to be always diabetes and not PCOS. So you have to get your HbA1c done, you have to get your fasting sugars done. अब PCOS हो गया है, ओके, और डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया है. व्हाट आर द थिंग्स वन कैन डू ड्यूरिंग PCOS टू मैनेज? And I think the word management here is very important. First line of management of PCO is losing 5 to 10% weight in 6 months. If you do only this, more often than not, your periods will become regular. So even I used to have PCOS at one point. I started to play badminton. I lost about 7-8 kgs and since then, touch wood, I've had regular periods. So the fact is that this is the first line of management. So the doctor is going to tell you to do that. But it is a bit triggering to hear that because, weight loss is very difficult because usually PCO is also related to thyroid disorders. Again, slowing down your basal metabolic rate, which is why you're not losing the weight. So it is true that maybe somebody who doesn't have PCO will have to spend 30 minutes in the gym or swim for 30 minutes. Maybe someone who has PCO will have to do it for 45 minutes. But it's just part of acceptance that it is going to be a little bit more difficult. But the doctor is not just saying it because they're looking at you and you look a little overweight. They're saying it because it is the first line of management. You have to give yourself 6 months. And if in 6 months you're not able to lose the weight, that is when we'll start you on the medication. That is when we'll start you on the hormone pills. We almost never ever tell the patient to take hormone pills first thing. And even when we do start them on the hormone pills, we always say that you still will have to inculcate the lifestyle changes. You still will have to sleep for 7.5 hours at night.
not in the day, at night. You still have to sleep about 11, 12, and wake up around 7. You know, that nighttime thing has to be there. Your last meal has to be about 4 hours before you go to bed. There are these certain lifestyle changes that have to be there apart from exercise. You cannot have chronic stress, because again, in PCO there is a chronic inflammation that is underlying the problem. So you cannot be constantly in stress. It's not going to help you. You're not going to lose the weight, and you're not going to ovulate. So lifestyle management is the first line of management. Thanks for sharing your own story. What this tells us, it's possible. Oh, थोड़ा yes. सा difficult है, but it's absolutely possible. और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको तो करना ही चाहिए. Yes. Do thin people not get PCOS? It's rarer, but they do. It's called lean PCO. And actually, unfortunately, it's more difficult to treat. It will have more significant impact on fertility. The egg quality is actually worse in lean PCO than in normal, or not normal, but general PCO. So yes, lean PCOS does happen. The hormonal significance is the same. It's high levels of androgens, it's insulin resistance, it's poor egg quality, and it's more stubborn. Lean PCOS cases में भी acne, pattern hair loss, ये सारी चीज़ें होती हैं? यस, सो लीन PCOS में वो सारी चीज़ें होती हैं जो PCOS में ऑर्डिनरीली देखी जाती हैं. इन पेशेंट्स में अनफॉर्चुनेटली व्हाट वर्क्स बेस्ट इज़ प्रोसीजरल थेरेपी. लगाने की चीज़ें या प्रोसीजर जो आप करते हैं फॉर हेयर रिस्टोरेशन और एक्ने और बॉडी हेयर, थोड़ा बहुत हम उसे PCOS को ट्रीट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट इवेंचुअली कम्स डाउन टू वेदर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं. बट द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर एनी कॉस्मेटिक कंसर्न देयर दे डिफर एंड दे आर मोर प्रोसीजरल. अगर कोई आपके पास आता है पेशेंट जिसका PCOS डायग्नोज्ड है, गायनेक से मिल चुके हैं, एज ट्रीटमेंट व्हाट इज योर प्रोटोकॉल? सी इन PCOS क्योंकि हाइपर एंड्रोजनिज्म होता है, एंड्रोजेंस आर associated with a more masculine physiology. In males, it is okay to have body hair, it is okay to have facial hair, mustache and beard areas में. But when this happens in a girl, she starts looking more and more unfeminine, not from a cosmetic aspect but from a medical or health related aspect. जो भी changes होते हैं, जैसे स्कैल्प के हेयर फॉलिकल्स जो हैं, दे आर सेंसिटिव टू DHT in the sense that they shed, but facial hair follicles होते हैं, they are sensitive in the sense that they grow under the influence of DHT. So facial and body hair, therefore they become thicker and coarser in PCOS cases. मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है कि people who are not able to manage their PCOS and are failing in some way are also giving in too much into their cravings. कैसे इस पैटर्न को ब्रेक करके इससे बाहर निकाला जाए? Scientifically, a lot of research has been done in nutrition, and when you're hungry, if you try to break your hunger using a non-sugary carbohydrate, then your body slowly absorbs it and blood sugar levels are more sustained at a lower level and you don't experience the crash. When you don't have a sugar crash, you don't get that craving. Very interesting. तो जितना मैं शुगर दूंगी उतना मेरी बॉडी और मांगेगी. Yes. This is also why we encourage eating salads at the beginning of the meal. Not because वो fiber rich हैं, of course they are, but salads also slow down the glucose absorption from your meal. क्या इससे भी हेयर हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है? Yes. So isolated sugar and glucose in its purest form leads to a lot of oxidative stress in the body. Sugar is not something that is supposed to be stored. अगर उसका यूज़ नहीं है बॉडी में और आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो इट इज़ जस्ट गोइंग टू इंक्रीज इन्फ्लेमेशन. शुगर ऑल्सो गेट्स डिपॉजिटेड एज सॉर्बिटॉल इन अ लॉट ऑफ टिश्यूज़ लाइक योर आईज, योर लेंस, जो आँखों की लेंस होती है, योर नर्व्स. सिमिलरली it causes these oxidative reactions in the hair follicle. अगर आप ज़्यादा शुगर ले रहे हैं तो ये एजिंग एक्सेलरेट होती है, so that can again cause more hair loss. Dr. Mehtri, let's say there is a 14-year-old girl जिससे PCOS है. There's a 35-year-old lady जिसे बेबी करना है और वो फर्टिलिटी इश्यूज के लिए आपके पास आई थी और उसे PCOS है. एंड देर इज़ अ 51-year-old फीमेल जो मेनोपॉज के थ्रू जा रही है और उसे भी PCOS है. हाउ इम्पैक्ट ऑफ PCOS विल बी डिफरेंट एंड हाउ योर अप्रोच to helping them will be different for these three women? So
A 51-year-old woman can't have PCOS because, like I said, PCOS means that there are lots and lots of tiny follicles inside your ovary. When you're 51, your ovary has become really small and there's hardly 1 or 2 eggs left inside. So, a 51-year-old can't really have PCO. Usually, PCO will end about the age of 40 when naturally your body will start to have ovarian failure, meaning the egg count will start to go so low that now you're going into ovarian failure versus into PCOS. Now, in terms of management in PCOS in the age of 13, 14, like we discussed before, 2 years after menarche, that is 2 years after you get your period, anytime after that you should not have irregular cycles. So 13 14 अगर आपको पीरियड 11 की उम्र में हुआ है तो फिर 13 की उम्र में हमें PCOS डायग्नोस नहीं करना है because that is still your hypothalamus and uterus syncing up. So irregular periods may not mean PCOS. It could just be normal natural physiology for our body to get used to. Right? But if it's been more than 2 years since you first got your period and now if you have irregular periods, then definitely this could be PCOS and it has to be treated. The hormone pills are very commonly used in young girls as well. Now there's a lot of myths surrounding hormone pills, in the internet, that they can cause blood clots and they can cause this and that. Actually, none of that is true. We have 4th generation pills now which actually cause weight loss, which actually do not cause any thromboembolic problems. So the thing is that treatment is available, but a lot of time a 14-year-old girl's mother is not going to allow her to be on a 21-day hormone pill. So I get a lot of resistance from these mothers who will be like nahi hum lifestyle changes pe focus karenge and will not want to give her the pill. So yes, management although is similar, the acceptance of management is very different. Now similarly, cut to 35, this same lady will be okay with the most aggressive form of treatment because now it's about fertility, now it's about baby planning. It's a very big taboo in India to not have a baby or to be struggling with fertility issues. So over here now she'll be okay with all kinds of treatment. A lot of times egg quality is affected very badly in PCOS because for years and years there have been anovulatory cycles. That follicle has become too stubborn. It has forgotten how to ovulate. So there's no question. If the egg is not going to come out of the ovary, naturally you're not going to conceive. So a lot of times these women will require ovulation induction, which is 5-day medicines and few injections that will help grow that egg. She will also require follicular monitoring. That is, we do an ultrasound every 3 days, 4 days to see how the egg is growing. She'll also need a trigger injection because again that ovary has become so thick walled. It has forgotten how to ovulate. So she will need an injection to cause ovulation and there'll be planned intercourse. So they are more accepting towards treatment. Along with this, we always say, like I'm saying since the beginning, lifestyle modification has to go even with fertility treatment, even with IVF, whatever form of treatment you're doing as a 35-year-old with PCO with fertility challenges, lifestyle modification still has to go hand in hand with it. अगर मुझे एक PCOS uncontrolled PCOS lady और girl के लिए एक ड्रीम मेडिकल टीम बनानी है तो उस टीम में हम किस किस को रखेंगे? 1 gynecologist, Yes. 1 dermatologist, Yes. and 1 psychiatrist plus therapist. Yes. Would that be a dream team to Endocrinologist as well, because like I Endocrinologist. said, diabetes is the bigger problem in PCO. So definitely an endocrinologist as well. Every year you have to get your sugars tested. There's a wonder drug, metformin, which is going to help all of these PCO women to improve their egg quality as well, to help lose weight as well, and to keep the sugars in check as well. So any pre-diabetes, diabetes, any fertility related treatment, we would always start them on either myo-inositol or metformin. So myo-inositol is also an insulin sensitizer. Metformin is also going to do a similar thing. So there are certain wonder drugs again that are of use. And it is going to be a holistic, multidisciplinary team which would be needed. Yeah, I also add a nutritionist to it. Nutritionist, 100%, and a personal trainer. Of course, a personal trainer. Superb. Thank you so much, Dr. Siddhi. Thank you so much, Dr. Maitri, to tell us everything about PCOS. Thank you for having us.